हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट क्रैमिंग। कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। जो यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ वही पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सिलेबस है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन हमें पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। उसमें से जो जो इम्पॉर्टेंट है अपने एग्जाम्स के लिए, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए, उसको पढ़ना है सिर्फ। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, उसको पढ़ने लगेंगे तो 3-4 महीने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में ही चले जाएंगे। लेकिन क्वेश्चंस तो बहुत आते हैं। यूपी टेट में 2018 में 7-8 क्वेश्चन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से आ गए थे। तो अब हमें पर्यावरण में कॉन्स्टिट्यूशन को भी काफ़ी अच्छे से कवर करना है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं 5 या 6 वीडियोज़ में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन जो है वो कवर कर दूंगी यूपी टेट के लिए। और अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो वैसे तो एम लक्ष्मीकांत है कॉन्स्टिट्यूशन की बुक, लेकिन वो बहुत बड़ी है, बहुत मोटी है, उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है यूपी टेट के लिए। बाकी एग्जाम्स के लिए तो बहुत हेल्पफुल है, लेकिन यूपी टेट के लिए अगर आपको थोड़ा सा ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं, तो आप जीके लूसेंट की जीके की बुक ले सकते हैं, उससे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं। बाकी जो मैं वीडियो में पाँच या 6 वीडियोज़ में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में कवर कर दूंगी, जो जो इम्पॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए, यूपी टेट सुपर टेट के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। संविधान में ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जो जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सिर्फ वही लिखा है, फालतू की चीज़ें नहीं लिखी हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। संविधान क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे। संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी देश के मूलभूत कानूनों का वर्णन होता है। संविधान के माध्यम से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका संचालित होती है। संविधान क्या है, संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है। ठीक है, और सर्वोच्च कानून किसी देश का क्या होता है, तो वो संविधान होता है। संविधान के अकॉर्डिंगली ही सारे कानून बनाए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ब्रिटेन, अमेरिका और भारत के संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं। जो ब्रिटेन का संविधान है वो सबसे लचीला संविधान है। सबसे पहला संविधान भी ब्रिटेन का ही है, और सबसे पहला होने के साथ साथ ये अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान सबसे पहला अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ कहीं नहीं है, सिर्फ ओरल फॉर्म में है ब्रिटेन का संविधान। अमेरिका का देखते हैं। अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान है, जो कि 1789 में लिखा गया था, और सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, और अमेरिका का संविधान सबसे कठोर है। भारत का संविधान सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा होने का कारण क्या है, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया, इसलिए भारत का संविधान सबसे बड़ा है। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि केंद्र और राज्य स्तर पर संविधान अलग अलग होने चाहिए, लेकिन भारत में एक ही संविधान है। मतलब केंद्र और राज्य के लिए दोनों का संविधान एक ही में है, तो इस वजह से भारत का संविधान इतना बड़ा है। भारत में एकल संविधान है, क्यों है, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान एक ही है। बाकी देशों में एक में नहीं होता है। और महत्वपूर्ण संस्थाओं को भी संविधान में शामिल किया गया है। कोई भी संस्था होती है तो वो अपने आप को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराने के लिए प्रयास करती रहती है। इस वजह से संविधान का और विशाल होता जा रहा है हमारा संविधान। अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र और राज्य का संविधान अलग अलग है। और ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया मोदी सरकार के द्वारा। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। राज्य के अनिवार्य तत्व क्या क्या हैं। कितने अनिवार्य तत्व हैं राज्य के, ये प्रश्न आ सकता है। तो 5 हैं। कौन कौन से हैं, भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। अब इनको विस्तार से पढ़ते हैं। भूभाग मतलब किसी भी राज्य का मतलब यहाँ देश से है। देश कोई भी एरिया जो है वो देश कब बन सकता है, जब उसका एक निश्चित भूभाग हो, जनसंख्या हो, वहाँ पे कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, अरस्तु के हिसाब से जनसंख्या ना कम हो ना ज़्यादा हो। प्लेटो के हिसाब से राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। रूसो के हिसाब से 10,000 होनी चाहिए। ठीक है, और संप्रभुता का मतलब क्या होता है, संप्रभुता का मतलब होता है राज्य मीन्स देश को आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। मतलब आंतरिक मामलों में भी और बाह्य मामलों में भी निर्णय लेने का अधिकार देश के पास होता है, उसी को बोलते हैं संप्रभुता। भारत 15 अगस्त 1947 को संप्रभु राज्य बना। एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमारा देश जो है वो संप्रभु राज्य है। जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी जो पुलवामा अटैक के बाद, तो वो कैसा मामला था, बाह्य मामला था। और धारा 370 हटाना ये आंतरिक मामला है। किसान बिल जो आया है नया, वो भी आंतरिक मामला है। ठीक है, और देश बन गया, चलिए भूभाग है, जनसंख्या है, संप्रभुता है, तो फिर देश को चलाने के लिए सरकार की भी आवश्यकता पड़ती है। तो सरकार राज्य का एक अंग है, आवश्यक अंग है। ठीक है, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता।
ये तत्व जो है वो नया जोड़ा गया। एग्जाम्पल, बांग्लादेश को भारत ने मान्यता दी अलग राज्य या अलग देश बनने की। पहले बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था उसको, अभी भी बोला जाता है। तो बांग्लादेश जो है वो अलग देश बन गया, उसको भारत ने ही मान्यता दी। चलिए अब देखते हैं सरकार के बारे में। सरकार के 2 अंग होते हैं, कौन कौन से? विधायिका और व्यवस्थापिका, और दूसरा अंग है कार्यपालिका। चलिए अब इसको विस्तार से पढ़ते हैं विधायिका के बारे में। विधायिका कानून बनाने वाली संस्था है। विधायिका क्या है? कानून बनाने वाली संस्था। भारत में कानून संसद में बनता है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था भारत में संसद है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया है। मैं अगली वीडियोस में या लास्ट वीडियो जो होगी या कोई भी वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताऊंगी जो जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम जान लेते हैं कि बिल क्या होता है और एक्ट क्या होता है। बिल को हिंदी में विधेयक बोलते हैं और एक्ट को अधिनियम बोलते हैं। चलिए अब जान लेते हैं बिल होता क्या है। हम लोग ने अक्सर सुना होगा न्यूज़ में बिल पास किया गया, ऐसे कुछ। तो चलिए अब जानते हैं कि बिल क्या होता है। संसद में जब कोई कानून बनाने के लिए पेश किया जाता है तो उसे बिल या विधेयक कहते हैं। जब कोई कानून बनाना होता है नया, तो जब उसको संसद में पेश किया जाता है तो उसको बिल बोलते हैं। और कानून पारित होने के बाद अधिनियम कहलाता है। लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद तथा राष्ट्रपति के साइन होने के बाद जो विधेयक होता है वो अधिनियम बन जाता है। मीन्स जब एक्ट जो है वो, जब बिल जो है वो पारित हो जाता है तो वो एक्ट कहलाता है। ये डिफरेंस है बिल और एक्ट में, विधेयक और अधिनियम में। और केंद्र स्तर पर तो कानून संसद में बनते हैं और राज्य स्तर पर विधानमंडल में कानून बनते हैं। चलिए अब हम जानेंगे संसद के सत्र के बारे में। संसद के सत्र 3 होते हैं। कानून जो है वो संसद के सत्र में बनते हैं। कुल 3 सत्र होते हैं, कम से कम 2 सत्र होने चाहिए, उससे कम सत्र नहीं हो सकते। ठीक है, पहला बजट सत्र, दूसरा मॉनसून और तीसरा शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जनवरी से अप्रैल तक होता है। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। पेश किए जाने के 75 दिनों के अंदर बजट पारित हो जाना चाहिए। ठीक है, और रिसेंटली अभी 2021 का बजट पेश किया जा चुका है। और मॉनसून बजट जुलाई से अगस्त तक होता है। वर्ष 2020 में कोविड-19 के कारण सितंबर अक्टूबर तक हुआ था 2020 में जो मॉनसून सत्र था, और नवंबर से दिसंबर तक होता है शीतकालीन सत्र। चलिए अब कार्यपालिका के बारे में देख लेते हैं। कार्यपालिका कानूनों को लागू करने वाली संस्था होती है। कार्यपालिका मंत्री प्लस नौकरी करने वाले लोग कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति के नाम से कानून लागू होता है। यह आपको ध्यान रखना है, केंद्र स्तर पर कानून राष्ट्रपति के नाम से लागू होता है। ऑप्शन में प्रधानमंत्री हो सकता है तो वो गलत है, राष्ट्रपति सही है। राज्य स्तर पर राज्यपाल के नाम से कानून लागू होता है। ये सब आप ध्यान से पढ़िएगा और नोट कर लीजिएगा। और केंद्र में अन्य सदस्य कौन कौन से होते हैं कार्यपालिका में? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। राज्य स्तर पर अन्य सदस्य कौन कौन से हो सकते हैं? मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। और नौकरशाही में कार्यपालिका को नौकरशाही भी बोला जाता है। तो इसमें स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं डीएम, एसडीएम, और अस्थायी के अंतर्गत आते हैं राज्यपाल, वित्त मंत्री। हम लोग टीचर्स हैं तो हम लोग भी स्थायी कार्यपालिका का अंग हैं। मंत्रिमंडल के बारे में अब देख लेते हैं। निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था मंत्रिमंडल है। केंद्र में कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री को मिला के मंत्रिमंडल बनता है। राज्य स्तर पर राज्य कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल बनता है। मंत्रिपरिषद क्या होती है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। आकार के आधार पर मंत्रिपरिषद बड़ी है क्योंकि इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सब शामिल हैं, लेकिन दोनों में मंत्रिमंडल ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। राज्य स्तर पर राज्यपाल होता है। भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है? मंत्रिपरिषद को भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कहा जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में मंत्रिपरिषद नहीं है तब प्रधानमंत्री होगा भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान। चलिए अब न्यायपालिका के बारे में देख लेते हैं। न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका न्याय देने वाली संस्था होती है। कानून सही है या गलत इसके बारे में न्यायपालिका हमें बताती है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। इसका मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हैं, अर्थात न्यायपालिका एक दूसरे से जुड़ी हुई है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। भारत में 1 सुप्रीम कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है, 743 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। एकीकृत न्यायपालिका को ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान की अंतिम व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। ये इम्पॉर्टेंट
पॉइंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ये स्टार्टिंग है जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने इसमें नोट कर लिया है। आप लोग इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, और अगर आपको बुक पढ़नी तो आप जीके की लूसेंट है उससे पढ़ सकते हैं। अगली वीडियो में मैं इसके आगे बात करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।